हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप में से मेरे आवाज जो जो सुन सकता है काइंडली मिर्जा के अलावा सब हाथ उठा लें। मिर्जा है या ये दैट्स गुड। मिर्जा आप तो सीरियस ही हो गई यार, उठा लें हाथ, भी उठा लें, आप भी हाथ उठा, टेंशन की बात थोड़ी। राइट, दैट्स गुड। ओके, सो आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ। आई एम एट वेल्स राइट नाउ। और हमारा जो के इलेक्ट्रिक भाईजान है ना, वो बहुत बदतमीज है, ठीक है। और उसकी बदतमीजी इतनी ज्यादा है कि लाइट आज फिर नहीं है घर पे। दरअसल उसका टाइम स्लॉट जो रखा हुआ है ना, वो 9:05 से लेकर 10:05 का रखा हुआ है। 1 घंटे लाइट जाती है और वो सिर्फ आप लोगों की क्लास। क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो सिलसिला कुछ इस तरह से है जनाब कि आप लोगों को ग्रुप के ऊपर एक अदद लिंक दिया गया, सही है। और उस लिंक के थ्रू आपकी क्लासेस जो है स्केड्यूल हो गई हैं। सो एवरीवन विद रजिस्टर्ड आईडीज आर इज अलाउड टू जंप इन। तो इससे फायदा ये होगा कि आप कोई नाजायज बच्चा, नॉट नाजायज बच्चा, स्ट्रेंजर, सही है, स्ट्रेंजर जो है वो ज्वाइन नहीं कर सकता, सही है। ओनली रजिस्टर्ड पीपल आर गोइंग टू बी रजिस्टर्ड। तो ये चीज इसमें है। खैर, तो मुझे अब ये देखना है कि ये किस तरह से सिंक्रोनाइज हो सकता है विद दैट क्लास बोर्ड थिंग। और आज आप लोगों के कल हम लोगों ने एडवांटेजेस की बात की थी, और अभी जो है आई विल बी डिस्कसिंग फर्स्ट अबाउट द इवैल्यूएशन थिंग, ठीक है। आज हम लोगों को कुछ थोड़ी सी बात करनी है इन टर्म्स ऑफ इवैल्यूएशन। ये समझाना है कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर हमें इवैल्यूएशन करनी होगी तो वो कैसे करनी होगी, और फिर उसका क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को थ्रू करना है कि ये क्वेश्चन अब आप लोगों ने करना है इन टर्म्स ऑफ पास्ट पेपर। तो वो मैं आप लोगों को ग्रुप पे सेंड कर दूंगा कि वो क्वेश्चन है क्या। और वो क्वेश्चन जो है वो ओरिजिनली प्रोडक्ट पोर्टफोलियो से रिलेटेड है, सही है। तो यानी बॉस्टन मैट्रिक्स जो हम पढ़ रहे हैं उसी के लिहाज से ये चीज अवेलेबल होगी। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर लाइक few more to jump in. How many do we have? 18. नहीं, अच्छा, सबीला बेटे हाथ ऊपर किया हुआ है, नीचे करने मसले की बात नहीं है। डन। चैट क्यों खुल गई, मैंने चैट खोली नहीं थी, सही है। एंड सेम गोज विद हसन बेग, यू कैन लो योर हैंड। अच्छा, पहले कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि हम लोग अभी जो है जिस तरह से क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे उनमें अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी वो 8 अगस्त वाला जो असाइनमेंट है वो आप लोगों ने सबमिट करवाना है, ठीक है। तो या मैं देख देख के बता रहा हूँ। 8 जो आप लोगों ने ईद से पहले करवाना था, तो आपकी डेट आ रही है तो सबमिशन आप लोगों के पास है। सो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों ने किए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस जितने भी थे वो सब आपने 10 मार्क के लिए किए थे। यानी उसमें मुसलसल आप लोग अपनी नॉलेज, अपनी एप्लीकेशन एनालिसिस, नॉलेज एप्लीकेशन एनालिसिस, नॉलेज एप्लीकेशन एनालिसिस नॉन स्टॉप कर रहे थे, ठीक है। अब जो सिचुएशन है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट हो रही है। मकसद अब हम लोग स्टेप अप कर रहे हैं। इनफ ऑफ 10 मार्क क्वेश्चंस, अब हम 10 मार्क के क्वेश्चंस नहीं करेंगे। जब आप इंशाल्लाह कैंपस आएंगे ना तो आपका टेस्ट होगा 10 मार्क में से, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। आपने जिस दिन कैंपस की पहली क्लास होगी ना, कैंपस की पहली क्लास जिस दिन होगी उस दिन टेस्ट है, सही है। और कहाँ से टेस्ट है? 10 मार्क के क्वेश्चन में। इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए यार, 6-7 क्वेश्चंस किए आप लोगों ने, ठीक है ना। टारगेट मेरा 7 क्वेश्चन से था, मेरे ख्याल से हमने 7 से ज्यादा क्वेश्चंस किए। तो चलो यार, सो अब सिचुएशन इस तरह से है कि जो आप लोगों ने 10 मार्क का किया है इसमें हम लोगों ने सीखने की कोशिश क्या की। अब बाज ऐसी माशाल्लाह कौम भी है जिसने अभी तक एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किया, तो सलाम है, ठीक है। लेकिन लाकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सारे क्वेश्चंस किए हैं। 8th को आप लोगों ने
जमा करवाना है, तकरीबन कुछ 3-4 क्वेश्चंस का असाइनमेंट है जो आप लोगों ने जमा करवाना है, ठीक है। तो वो आप गूगल क्लासरूम पे करवाएंगे। अब पॉइंट ये है कि आफ्टर कंप्लीटिंग these 6 और 7 और 8 जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं, इसमें मेरा प्लान क्या था, आप लोगों को इस चीज के ऊपर ट्यून करना कि आप किसी भी पॉइंट को आगे एनालिसिस पे लेके जा सके और एनालिसिस में जाकर उसका इम्पैक्ट ए और इम्पैक्ट बी को आप लोग डिफाइन कर सके, आइडेंटिफाई कर सके, एक्सप्लेन कर सके, आइडेंटिफाई कर सके, एक्सप्लेन कर सके, ठीक है। सो ये चीज जो थी ना, दैट वाज बेसिक क्राइटेरिया, ये पूरा का पूरा प्लान था कि आफ्टर दिस पर्टिकुलर लास्ट असाइनमेंट यू शुड बी एबल कि आप किसी भी गिवन पॉइंट का एडवांटेज हो या किसी भी पॉइंट के बारे में आप लिख रहे हो तो उसका इम्पैक्ट ए एंड इम्पैक्ट बी के बारे में आप उसको प्रोसेस कर सके, ठीक है। अब जो प्रोसेस करने में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मिस चुड़मुड़ आ गए जी मिस, मैं मुझे मुझे मिस ने लेटर दिया है, पता है मिस ने मुझे पास, अच्छा पासवर्ड के नाम पे लेटर दिया, ओके लेटर दिया, क्या है, क्या लिखा है ये, लिखा क्या है यार, ये क्या लिखा है? हाँ मुझे जी तो खैर, सो आई वाज रूडली इंटरप्टेड बाय मिस सुमेरा, और उन्होंने आके जो मेरा फ्लो था वो खराब कर दिया। मैं कॉलेज में बैठा हुआ, मिस सुमेरा ने तो एंट्री मारनी ही मारनी, ठीक है ना, आपको तो पता है। सो अच्छा जी, अब इस चीज को ज़हन में रखें कि आप लोगों ने जो एनालिसिस के लिहाज से हमने जो बात की थी, दैट वाज अबाउट द इम्पैक्ट ए एंड इम्पैक्ट बी वाली चीज, ठीक है। सो अब इसको आगे कैसे लेके जाना, ठीक है ना, अगर आप लोगों को ये क्लियर नहीं है कि इम्पैक्ट ए और इम्पैक्ट बी कैसे लिखना है, बी कैसे करना है, अगर आपको अभी ये नहीं मालूम है तो ये समझ लीजिए कि अब आपके लिए 12 मार्क जो है ना, जो 12 मार्क का क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इट्स गोइंग टू वन हेल ऑफ अ थिंग, सही है। एंड टू गेट इनटू दिस थिंग कि यार आपको ये 12 मार्क वाले क्वेश्चन समझ आए, यू शुड बी कंप्लीटिंग द असाइनमेंट्स and you should be able to go through डिफरेंट सिंपल आंसर्स जो आपके दोस्तों ने लिखे हुए, मुझे जमा करवाए हुए, मैंने चेक करके उनको पोस्ट किए हुए, उनको पढ़ के ये समझो कि इम्पैक्ट ए और इम्पैक्ट बी कैसे निकालते हैं, कैसे लिखते हैं, ये आपको पक्का होना चाहिए। सो अगर आप पक्के नहीं हैं तो अब जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी देर वीडियो बंद कर दूंगा और उसके बाद फिर हम लोग जो हैं वो उस पर आ जाऊंगा, मैं राइटिंग पे आ जाऊंगा, तो ये चीज प्लीज ध्यान में रखिए, ठीक है ना। तो अब सिचुएशन इस तरह से है कि कल वाली क्लास क्या, जो एडवांटेज डिसएडवांटेज प्लस जो मैं आज बात डिस्कस कर रहा हूं, इन दोनों की कंबाइंड वीडियो बनाकर आपको जो क्लास बोर्ड वाली वीडियो है वो बनाकर फिर मैं ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से कल मैंने कोई वीडियो अपलोड भी नहीं की, क्योंकि एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ ये चीज एम्बेड करनी है, सो दैट एक पूरा सीक्वेंस आ सके कि हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज कर लिए, अब हम लोग आंसर की तरफ जा रहे हैं, आंसर स्ट्रक्चर के ऊपर ये, क्योंकि लास्ट दफा मेरा ख्याल है, आई डोंट नो हु सेड दिस, लेकिन फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स आज के सर वो जो आपने 10 मार्क वाला क्वेश्चन के जो लेआउट लिखवाया था ना सर, वो जरा थोड़ा सा दोबारा बता दे, सर रामीन थी, ठीक है, तो दोबारा बता दें, तो मैंने दोबारा बताया था सर, उसकी वीडियो आपने अपलोड नहीं की, मैंने नहीं, उसकी वीडियो अपलोड नहीं होगी, लेकिन 12 मार्क के लिए, क्योंकि 12 मार्क के बाद आपका 14 14 के ऊपर फिर 16 16 के ऊपर फिर 20, ये इसके ऊपर बल्कअप होगा, तो मैं 12 मार्क वाले का लेआउट आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा, ठीक है। और सारी उसके बाद जितनी भी मैं आज जो आपसे बातें डिस्कस कर रहा हूँ वो प्लस क्लास बोर्ड के ऊपर उसको स्ट्रक्चर करके आप लोगों को उधर भी यही चीज बताई जा रही होगी, ठीक है। तो इस चीज को प्लीज ध्यान में रखें कि जो भी कोई हम लोग अभी बात करने वाले हैं उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें इवैल्यूएशन के ऊपर अब काम करना है। व्हाट इवैल्यूएशन इज, इवैल्यूएशन 3 चीजें, सही है, इवैल्यूएशन 3 चीजें। पहली चीज इज टू मेक अ जजमेंट, सही है, आपके हर आंसर के अंदर आपकी जजमेंट, वाओ गेस व्हाट, वेल्स आया हो ना यार, आई हैव अ चाय राइट नाउ, और लेकिन चाय उतनी है यार, क्या बात, चाय चाय होती है। सो अब सिचुएशन इस तरह से है कि ये चाय इतनी
सो अब ये चीज ध्यान में रखो कि यार जो हमारे पास जो इवैल्यूएशंस है, इवैल्यूएशन में क्या क्या चीजें होती हैं। पहली चीज इवैल्यूएशन नंबर 1, मेकिंग अ जजमेंट। सही है, याद रखो एवरी सिंगल पैराग्राफ विल हैव योर ओन जजमेंट। ये जजमेंट गलत हो, बुरी हो, कुछ भी हो, सही है, होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब देखो मैं अपने आप को हिला रहा हूँ, ये देखो पीछे लाइट चेक कर रहे हो, कहाँ गई? नहीं, ये पीछे जो लाइट आ रही थी सोच, ये मुझे इंतहा से तंग कर रही है। ठीक है, ये मेरी जजमेंट है कि मुझे ऐसे करके कहीं ना कहीं से सेट करके बैठना है, सो दैट ये लाइट मुझे तंग ना करे। मेरी जजमेंट क्यों क्यों तंग कर रही है यार? रीजन, एवरी जजमेंट मस्ट हैव अ रीजन, यानी कि उसके साथ जस्टिफिकेशन, रीजनिंग होनी लाजमी। ठीक है, मकसद जजमेंट, यार तुमने इतनी चाय क्यों दी? तुमने चाय दी, बड़ी अच्छी बात, इतनी क्यों दी? नाउ दिस इतनी क्यों दी के ऊपर क्या चीज है? दिस इज द जजमेंट। ठीक है, अब आपका कोई भी आपकी जजमेंट, कोई भी जजमेंट can never get us evaluation score. No judgment can get evaluation score if that judgment is not with justification. सही है, every judgment needs to have its reason. भाई आपने ये डिसीजन लिया है ना, क्यों लिया है? साथ बताओ, रीजन बताओ क्यों, why। ठीक है, ये एक तरीका है आपका इवैल्यूएशन करने का, जजमेंट एंड जस्टिफिकेशन, जिसको मैं जजमेंट को कहूंगा J1 एंड जस्टिफिकेशन को कहूंगा J2। ठीक है, दूसरी तरह की इवैल्यूएशन क्या होती है? किसी भी पॉइंट को हम उसका लॉन्ग रन इंपैक्ट के बारे में बात करते हैं, हमने एएस में बात भी की, सही है, हम उसका लॉन्ग रन इंपैक्ट का मतलब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर कोई भी चीज आपके पास हो रही है। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि जी एम्प्लॉयज जो हैं वो यूनिट कॉस्ट आपकी बढ़ेगी, सही है, उस यूनिट कॉस्ट बढ़ने की वजह से आप की जो ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो उसमें फर्क आएगा। आपने फॉर एग्जांपल आपने कहा भाई इसकी यूनिट कॉस्ट बढ़ती है, उससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट होगी। ठीक है, जैसे आपने बात की, अब आप ये सोचो कि बहुत अरसे से या बहुत अरसे के लिए आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती, बहुत अरसे के लिए आपका प्रॉफिट जो होता है वो कम हो जाता है। अब बताओ क्या फर्क पड़ेगा? शॉर्ट रन के अंदर फर्क पड़ना ये है कि जी कॉस्ट बढ़ी है ना, प्रॉफिट कम हुआ है, तो एक काम क्या करेंगे हम, प्राइसेस बढ़ा दें। लेकिन यार मुसलसल तो प्राइसेस ही बढ़ा के रख सकते हैं ना, लॉन्ग रन में तो नहीं कर, शॉर्ट रन के अंदर तो ये कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में ऐसा नहीं कर सकते। देयर हैज टू बी अ वे आउट। क्या करना पड़ेगा? एक कंपनी है कहती है यार हमने इस महीने प्रॉफिट नहीं किया, तो शेयर होल्डर ये कह सकता है चल ठीक है कोई बात नहीं, अगला महीना देख लेंगे। यार आप पिछले 10 साल से आप प्रॉफिट नहीं कर रहे, तो अब शेयर होल्डर क्या करेगा? सही है, सो दिस इज बेसिकली समथिंग यू नीड टू नो कि आपका कोई भी पॉइंट, सही है, लॉन्ग रन में जब जाएगा, लॉन्ग रन का मतलब ये यार ये परसिस्टेंटली हो रहा है। ठीक है, आपने कस्टमर को किया और कस्टमर की ब्रांड लॉयल्टी बढ़ रही है, लॉन्ग रन में क्या होगा? ब्रांड लॉयल्टी मुसलसल बढ़ रही है, तो अब क्या होगा? एकदम से अब जाके उनकी जो डिमांड होगी वो इनइलास्टिक हो जाएगी। सही है, लॉन्ग रन में जाके यार अब तो बिल्कुल हिप्नोटाइज हो गए हैं, तो अब जो कहेंगे हम, जो हम कहेंगे वो मान लेंगे। ठीक, हर चीज का एक शॉर्ट रन फॉरेन से पैसा क्या इंपैक्ट होगा और लॉन्ग रन क्या इंपैक्ट होगा। सही है, सो ये शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, शॉर्ट रन इज एनालिसिस, लॉन्ग रन इज इवैल्यूएशन। दूसरा तरीका हो गया आपका इवैल्यूएशन का। पहला तरीका क्या था? जजमेंट एंड जस्टिफिकेशन। दूसरा तरीका क्या हो गया? लॉन्ग रन के लिहाज से। तीसरा तरीका हो गया, हम आम तौर पे कॉइन फ्लिप करते हैं। सही है, कॉइन फ्लिप करने का मतलब क्या है? हम कभी कोई बात कर रहे होते हैं ना, उस बात करते करते में हम कहते हैं यार ये तमाम तो चीजें तो हैं, हाउएवर, यानी पॉजिटिव पॉइंट के साथ हम हाउएवर लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे गलती क्या करते हैं? हाउएवर करके हम करते थे डिसएडवांटेज। ये हमारा बचपन का ओ लेवल्स का तरीका है। नहीं, वो बचपन का तरीका था बेटे, अब आप बड़े हो गए और आप इतने बड़े हो गए कि आप ए लेवल्स के आखिरी साल पे। ठीक है, देयरफॉर देयर हैज टू बी अ वे डिफरेंट, कुछ और होगा। क्या है? आप जो भी कोई पॉइंट चल रहा है आप उसका इशू बताएंगे कि यार इसमें ये इशू आता है। ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट चल रहा होगा कि यार आपने ट्रेनिंग दी है, ट्रेनिंग से मोटिवेशन हुई है, मोटिवेशन से आपकी एफिशिएंसी बढ़ी है। मेरा ये ख्याल है कि एफिशिएंसी इज मोर इम्पोर्टेंट जजमेंट।
बिकॉज एफिशिएंसी बढ़ती है, सो जो ओवरऑल काम है उसमें ज्यादा इनोवेशन और आपकी क्रिएटिविटी आपकी बढ़ जाती है। जस्टिफिकेशन, ठीक है, मैंने सिलेक्ट किया इन दोनों में से किसी एक को, जज किया, एंड आई हैव गिवन द जस्टिफिकेशन। हाउएवर ये शॉर्ट रन में नहीं हो पाएगा, ये लॉन्ग रन में होता है, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। फौरन से बेशतर क्या किया, इस पूरे प्रोसेस के अंदर कब क्रिएटिविटी आएगी, कब आपकी इनोवेशन आएगी, कब ये एफिशिएंसी अपने असल रिजल्ट दिखाएगी, जब टाइम लगेगा। इसका मतलब है हाउएवर इट इज टाइम कंज्यूमिंग, हाउएवर द पर्टिकुलर प्रोसेस इज गोइंग टू बी एन एक्सपेंसिव वन, हाउएवर देयर आर सर्टेन एम्प्लॉइज जो शायद इसके साथ रेजिस्ट कर रहे हैं। सही है, there might be however there might be chances कि those people employees जो train हो चुके हों, they might leave the company because of good opportunities in the market. However, सही है, however का मतलब क्या है कि आपने उस पॉइंट के साथ however अटैच किए, और अटैच करने के बाद अब आप उस पे रहते हुए क्या प्रॉब्लम आ सकती है, what is the cost the company needs to bear, वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वाली जो कहानी है वो आप लेकर आए। पॉजिटिव पॉइंट के साथ हाउएवर चलते हैं, नेगेटिव पॉइंट के साथ देयरफॉर चलते हैं। सही है, देयरफॉर नेगेटिव चीज चल रही है नॉन स्टॉप, देयरफॉर ये करो, ये सोल्यूशन। ठीक है, कोविड आया, कोविड की वजह से जी सारी प्रोडक्टिव इम्पैक्ट ये क्या हुआ कि जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी वो बंद हो गई, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वजह से लोगों की अर्निंग जो थी वो कम हो गई। मेरा ख्याल है द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट इज लोगों की अर्निंग कम होना, बिकॉज दे वर अनएबल टू बाय एंड डिमांड द पर्टिकुलर थिंग, और उनकी स्टैंड ऑफ लिविंग जो थी वो डिसाइड हो गई। देयरफॉर क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट शुड जंप इन। देयरफॉर अब फॉरेन से यार पीछे लाइट जो है ना, देयरफॉर गवर्नमेंट शुड, अब आपने क्या किया कि इस पर्टिकुलर मसले को रिजॉल्व कैसे कर, नेगेटिव के साथ आएगा देयरफॉर, नेगेटिव पॉइंट के साथ क्या आएगा देयरफॉर, और पॉजिटिव पॉइंट के साथ क्या आएगा हाउएवर। तीसरा तरीका, ठीक है, तीन तरीकों की बात कर ली है। पहला तरीका जजमेंट एंड जस्टिफिकेशन, दूसरा तरीका लॉन्ग रन, तीसरा तरीका हाउएवर देयरफॉर। ये याद रखिएगा। अब मैं ओरिजिनली आई कैन नॉट यूज द मिडल फिंगर राइट नाउ, लेकिन मुझे असल में ना ये वाली इसको इस्तेमाल करके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम रीफ्रेजिंग दिस थिंग, लॉन्ग रन, justification and judgment, and your however therefore, tick and this। पहला वाला क्या आ गया, लॉन्ग रन। ये हमेशा कहाँ आएगा, ये हमेशा याद रखो कंक्लूजन का पार्ट बनेगा, हमेशा। फाइनली कंक्लूड करते हुए लॉन्ग रन पे चले जाएंगे, बस अल्लाह खैर सला एंजॉय करो। ठीक है, याद रखना कंक्लूजन जब कभी ड्रॉ की जाएंगे हमेशा लॉन्ग रन पे ड्रॉ की जाए। कंक्लूजन में लॉन्ग रन के अंदर मेरा ख्याल है कि इसका ये चीज है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज समझ आती है। तो ये वो तमाम चीजें जो इवैल्यूएशंस के साथ एग्जिस्ट करती हैं। अब आंसर में इसको कैसे एम्बेड करना है उसके लिए मुझे वीडियो ऑफ करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा, और उसके तरह हम लोग मूव करें। फाइन, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ तो वो पूछ ले। कॉम कितनी माशाल्लाह, तो 26 की कॉम आई है, क्या बात है भाई, 26 का। अच्छा जी, क्वेश्चंस अभी तक के लिहाज से तो प्लीज वो पूछ ले। एनीवन? कोई क्वेश्चन नहीं है? या तो क्लास बिल्कुल सुने, या मैं बहुत अच्छा समझाता हूँ, वो सुन होने के बाद से आता है मेरा ख्याल है। क्या इधर क्यों आ गया हूँ, क्या जाना। हाँ, करना कुछ होता है, करते कुछ और है। ओके, सो सीधे हो जाओ। अरे यार, आप लोगों से काम करना था। अरे एक सेकेंड, आई हैव टू। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करनी थी, मैं भूल गया आप लोगों से करना। यार पॉइंट ये है, वेरी पर्सनल 1-to-1 एएस की क्लास अभी मैंने ली थी, सही है, और एएस की क्लास के अंदर मैंने उनको ये कहा है, अच्छा कुछ बच्चे जो है ना वो वहाज हुसैन के उससे भी आए, कॉलेज स्कूल से भी आए, तो मैंने उनको ये कहा है कि भाई आप अपने सीनियर से पूछें अबाउट सर दानिश। ठीक है, किसी ना इज्जत है, इज्जत रख लेना यार। ठीक है, तो उनको आपको बताना क्या, व्हाट यू हैव टू डू, सर दानिश
बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है। थैंक यू फॉर टेकिंग द स्नैपशॉट। पता नहीं किसी ने स्नैपशॉट लिया, ये बाल तो सही करने देते हैं मुझे, खैर कोई बात नहीं, छोड़। सो पॉइंट इस तरह से है कि मैंने एएस के बच्चों को ये कहा है कि आप अपने सीनियर से पूछें अबाउट सर दानिश। तो आप लोगों ने क्या करना है, व्हाट इज योर रिस्पॉन्स। सर दानिश जो है ना वो एक इंतहाई खड़ूस किस्म का टीचर है, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, ठीक है। और भाई उसका जो गुस्सा है ना, ओ हो नेक्स्ट टाइम, ठीक है यार। इंप्रेशन मारना है थोड़ा सा ना यू नो, थोड़ा सा भरम के साथ, तो वो इंप्रेशन मारना है, तो काइंडली हेल्प मी आउट इन दैट। सही है, तो ये मैंने कहा, ये दिस वीडियो मैसेज वाज ब्रॉट टू यू बाय सर दानिश। खैर जी, अब हम लोग जा रहे हैं। झूठ बोलना गलत बात। ये कौन आया है, हु डेयर दिस थिंग, ये कौन है? हाँ आओ ना सामने, अब जरा सामने, कौन था जिसने बोला ये झूठ बोलना गलत बात है। नहीं देखो यार, थोड़ी सी ना वो इंप्रेशन भी तो मारना होता है ना, अभी नए नए बच्चे हैं ना, इसलिए इंप्रेशन थोड़ा सा मारना पड़ता है, ठीक है। सो दैट्स बेसिकली फाइन जी। ये किसी ने चाट मारी है, रामीन, ओह अच्छा रामीन, खैर कोई बात नहीं। सो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सही है। मेरा इंप्रेशन यू नो, इंप्रेशन पे लेकर आना है, ठीक है। चलो जी, हम आप बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द आंसर। बहुत हो गई यार, बहुत लंबी कर, फाइन, ओके जनाब। सो यार आप तो बंद हो, ओके ओके जी। सो अब ये चीज ध्यान में रखो कि हमारे पास जो आंसर्स है ना, उस आंसर के अंदर हमारे पास अब जो क्राइटेरिया स्टार्ट हो रहा है, अब वो क्राइटेरिया क्या है। हमारे पास ओरिजिनली किसी भी पॉइंट को कंप्लीट करने के लिए वी बेसिकली हैव 4 एरियाज, ठीक है। और उन 4 एरियाज को हमने कैसे एड्रेस करना है उसको पहले समझने की कोशिश करो। हमारे पास पूरा ये समझ लो, ये मेरे पास एक आंसर, सही है, आंसर का एक एरिया, ठीक। इस एरिया के अंदर मेरे पास एक जो बेसिक एलिमेंट है, दिस इज माय बॉक्स नंबर 1, दिस इज माय बॉक्स नंबर 2, सही है, दिस इज माय बॉक्स नंबर 3, ठीक है। सो अब मेरे पास यहाँ पर जो चीज लिखी हुई है, दिस इज माय नॉलेज, यानी इस नॉलेज के अंदर मैं अपना पॉइंट लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास आ गई एप्लीकेशन, जहां पे मैं अपने पॉइंट को लिंक कर रहा हूँ विद केस, सही है। ये मेरे पास आ गया एनालिसिस, जहां पे मैंने लिखा होगा इम्पैक्ट ए एंड इम्पैक्ट बी, ठीक है। अब ये चीज आ गई, चौथा बॉक्स जो था ये आपके पास आ गया इवैल्यूएशन का, सही है। याद रखो ये जो इवैल्यूएशन है, इसमें अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो स्टार्टअप एलिमेंट है वो क्या है कि हमेशा याद रखना कि जो भी कोई आपके पास 12 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ये चीज याद रखो, देयर इज अ वे टू हैंडल 12 मार्क, देयर इज अ वे टू हैंडल 14 मार्क्स, देयर इज अ वे टू हैंडल 16 मार्क्स। 16 मार्क्स वाला 14 की तरह हैंडल नहीं हो सकता, 14 वाला 16 की तरह हैंडल नहीं हो सकता, ठीक है। 12 16 की तरह हैंडल नहीं हो सकता। तो इसका अपने अपने तरीके हैं, आपने मार्क्स देख के अपनी इवैल्यूएशंस को मैनेज करना है। अदरवाइज या तो आप इवैल्यूएशन करने के अंदर गलती कर दोगे, या आप ओवर राइट कर दोगे चीज को। ओवर राइट करने का मतलब क्या है कि आपके पास लाइन्स इतनी नहीं थी जितना आपने लिख दिया, तो लाइनों का तो मसला आपको पता है, पैदाइशी है A2 के अंदर, सही है। सो यहां पर हमारे पास आएगा जजमेंट, जिसको हम J1 कहते हैं, सही है। और फिर हमारे पास आएगा जस्टिफिकेशन, J2, सही है। ये जस्टिफिकेशन क्या है, जस्टिफिकेशन इज द रीजन ऑफ योर ओपिनियन। अच्छा, ये जजमेंट निकलेगी कहां से, ये जजमेंट निकलेगी यहां से। ये जजमेंट जो है ना J1 कहां से आएगी, ये आएगी फ्रॉम योर एनालिसिस। मीनिंग ये जो आपने इम्पैक्ट ए और इम्पैक्ट बी लिखा है ना, इनमें से कौन सा इम्पैक्ट आपको ज्यादा पसंद आया, किसका इम्पैक्ट ज्यादा है, कौन आपकी नजर में ज्यादा इम्पैक्टफुल है, ज्यादा सिग्निफिकेंट है, सही है। ट्रबलसम है, नेगेटिव है तो ट्रबलसम है, ज्यादा लिमिटिंग है, ज्यादा रिस्ट्रेनिंग है, ठीक है। ज्यादा आपकी नजर में कौन सी चीज ज्यादा परेशान करती है, ठीक है, उसको आप कहेंगे इन माय ओपिनियन या मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इज
दिस, यानी कि इम्पैक्ट ए को आप दोबारा रीस्टेट करें। या मेरा ख्याल है कि इन दोनों में से इम्पैक्ट में से जो भी कोई इम्पैक्ट है, ये इम्पैक्ट में से ये वाला इम्पैक्ट जो है, इम्पैक्ट ए जो है, मेरी नजर में ज्यादा सिग्निफिकेंट है, यानी कि इसका इम्पैक्ट ज्यादा सिग्निफिकेंट हो। या आप कोई बच्चा कह सकता है सर मैं इम्पैक्ट बी लिख लूं, आज बिल्कुल लिख लूं, टेंशन नहीं, ठीक है। लेकिन जब आप उसका रीजन दे रहे होंगे, अब आपको साथ बताना है क्यों, वाई दिस इज सो, ठीक है। ये जो वाई दिस इज सो वाली कहानी आई ना, दिस इज योर असल इवैल्यूएशन, यानी कि दिस जजमेंट इज नॉट योर इवैल्यूएशन, द जस्टिफिकेशन इज योर इवैल्यूएशन, सही है। एंड हाउ टू स्ट्रेंथन योर जस्टिफिकेशन, टेक द पर्टिकुलर इंपैक्ट इन लॉन्ग रन, जैसा मैंने पहले बात, टेक द इंपैक्ट इन लॉन्ग रन, सही है। उसका लॉन्ग रन पर्सपेक्टिव समझाओ, यार लॉन्ग रन के अंदर ना ये इशू होने वाला है, इसकी वजह से मुझे ज्यादा इंपैक्टफुल लग रहा है, ठीक है। सो अब आंसर का स्ट्रक्चर बना किस तरह से, आपने पॉइंट लिखा, पॉइंट के साथ आपने लिंक किया, सही है, केस लिंक किया, आपने उसका इंपैक्ट ए लिखा, सही है, आपने उसका इंपैक्ट बी लिखा, ठीक है। अब इन दोनों में से, इन दोनों में से, सही है, आपने सेलेक्ट किया कि विच वन यू थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, सही है। इन दोनों में से आपने सेलेक्ट किया और आप लेकर आए अपनी जजमेंट, यानी कि जजमेंट जो है, जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है ना, ये जजमेंट कहां से आई है, इन दोनों में से किसी एक पर, ठीक है। और साथ आपने किया जस्टिफिकेशन, और जस्टिफिकेशन किस पे जाएगी, लॉन्ग रन के अंदर, कि जी लॉन्ग रन के अंदर इसका ये फायदा होगा। अब ये याद रखो कि इफ दिस पॉइंट इज अ पॉजिटिव वन, सही है, इफ दिस पॉइंट कुड बी नेगेटिव वन, कुड बी नेगेटिव, सही है। सो जस्टिफिकेशन के अंदर जब आप जस्टिफाई कर रहे होते हैं तो याद रखना कि जो भी कोई लॉन्ग रन जाएगा ना, जो लॉन्ग रन जाएगा वो रिस्पेक्टिव ही होगा। रिस्पेक्टिव का मतलब ये है, अगर पॉजिटिव है तो उसका लॉन्ग रन ही पॉजिटिव होगा, और अगर नेगेटिव है तो उसका लॉन्ग रन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। याद रखना इस चीज को, ये ना समझा कि जी सेलेक्ट तो किया लेकिन लॉन्ग रन के अंदर इसका इशू, तो बेटा तुम सेलेक्ट क्यों कर रहा है इसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप गए दुकान पे, दुकान पे जाने के बाद आपको दो टी शर्ट नजर आई है, एक रेड कलर की टी शर्ट, एक ऑरेंज कलर की टी शर्ट, सही है। आपने कहा मैं ऑरेंज कलर की टी शर्ट, दो शर्ट्स नजर है ना, इम्पैक्ट ए इम्पैक्ट बी, ठीक है। आपने कहा जी मेरे पास जो है वो ऑरेंज शर्ट में, आपने ऑरेंज शर्ट ले ली, पूछा क्यों लिए, यार वो इसलिए ऑरेंज शर्ट मैंने ली है क्योंकि ऑरेंज शर्ट मैं लूंगा ना तो मैं जब एक तो है वैसे समर्स के अंदर, तो वो वाइब्रेंट कलर जो है मुझे बड़ा पसंद है, और वाइब्रेंट कलर जो है वो लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा, एंड इन लॉन्ग रन मुझे लोग धक्के देके हर जगह से निकाल देंगे हैं, तो तुम ऑरेंज शर्ट क्यों ले रहे हो, तुम रेड शर्ट ले लो फिर। जब तुम्हें पता है कि लॉन्ग रन के अंदर धक्के पड़ेंगे तो अभी खरीद सेलेक्ट करने की जरूरत क्या है, सी आपकी जजमेंट एकदम से अजीब सी हो गई। सो लॉन्ग रन के अंदर जब आप जाते हैं ना, तो लॉन्ग रन के अंदर आपको अगर पॉजिटिव हो तो आप पॉजिटिव पे ही जाओगे, और अगर नेगेटिव पे हो तो लॉन्ग रन में भी नेगेटिव पे ही जाओगे, ये याद रखना, ठीक है। इसी वजह से जो ये पॉजिटिव होगा या जो नेगेटिव होगा, ये आपका ओरिजिनली सेम रिस्पेक्टिव एलिमेंट पे ही चलेगा। अब सिंस रिमेंबर जब आपने पहला क्वेश्चन प्राइवेटाइजेशन का किया था, सो बहुत सारे बच्चों को ये इशू आना शुरू हुआ था, सर इम्पैक्ट ए और इम्पैक्ट बी कैसे लिखे, ठीक है। अब आपको ये इशू आना शुरू होगा, सर ये J1 और J2 कैसे लिखे, तो इसका मतलब ये सिर्फ एक क्वेश्चन पे तो जिंदा रहना नहीं है, हमें मल्टीपल क्वेश्चंस करने होंगे, और जब मल्टीपल क्वेश्चंस कर रहे होंगे ना, तो उस वक्त फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता इसमें इंप्रूवमेंट आनी शुरू होगी। अब ये याद रखो, एक चीज का नोट पॉइंट याद रखो, ये जो J2 है ना, ये आपने दोबारा इम्पैक्ट नहीं लिखना है, याद रखना, दोबारा आपने इम्पैक्ट की बात नहीं करनी J2 के अंदर। यानी कि आपने बात की, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कि जी यूनिट कॉस्ट, एग्जाम, भाईजान आप हटेंगे, थैंक यू।
ये आपने किसी भी गिवन पॉइंट के दो इम्पैक्ट लिखे कि जी पहला इम्पैक्ट ये है कि जी इससे जो कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी, और इम्पैक्ट बी ये है कि इफ वी गो ऑन विद दिस सेटिस्फेक्शन तो चांसेस है कि आपकी ब्रांड लॉयल्टी इंक्रीज हो जाए। अगर मैं अब जजमेंट की बात करता हूं तो अब मुझे इन दोनों में से सिलेक्ट करना है कि विच वन इट्स मोर इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी राइट नाउ। सही है, राइट नाउ यानी इन शॉर्ट रन। जजमेंट कब होगी? शॉर्ट रन के अंदर होगी, और जस्टिफिकेशन कहां होगी? लॉन्ग रन के अंदर होगी। राइट नाउ क्या चीज जरूरी है? क्या इनको अभी फॉरन ब्रांड लॉयल्टी की जरूरत है या कस्टमर सेटिस्फेक्शन की जरूरत है? इट कुड बी एनीथिंग। सही है, हो सकता है इनको भी सिर्फ कस्टमर सेटिस्फेक्शन की जरूरत, क्योंकि लॉयल्टी के लिहाज से इट्स नॉट गोइंग टू बी राइट देन एंड देयर। ठीक है, अब बच्चे ने लिखा जजमेंट की तरफ आ रहा है। सही है, एंड जजमेंट इज बेसिकली J1। सही लिखा गया? क्या लिखा? ये मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख रहा हूँ क्योंकि ये लाइन अभी आपको हार्ड कोड तरीके से आपको अभी लिखनी है, हार्ड कोडिंग आपको करनी है कि यही आप अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे। आगे जाके ये वर्ड की जगह पे आप 10 चीजें और भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो मैं बता दूंगा। सही है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंपैक्ट, मैंने इन दोनों में से ए और बी में से द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंपैक्ट इज, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा कहता है फॉर एग्जाम्पल सही है, इज इंप्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इससे इंपैक्ट ए सेलेक्ट किया। सही है, यहां पर आपका J1 खत्म हो गया, अब आ गया J2 के ऊपर। किस पे आ गया? जस्टिफिकेशन। अब मुझे बताओ इसकी जस्टिफिकेशन करनी है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंपैक्ट इज इंप्रूविंग या इंप्रूव्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, अब यहां पर कीवर्ड क्या आ गया? बिकॉज, क्योंकि हम रीजन लिख रहे हैं। अब अगर आपने लिखा कि जी बिकॉज इन लॉन्ग रन this satisfaction will turn into brand loyalty, तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये क्या है? ब्रांड, मैंने ऊपर पॉइंट क्या लिखा था? J2 कैन नेवर बी द इम्पैक्ट। तो ब्रांड लॉयल्टी की बात तो पहले कर चुके, कोई और बात करो। ठीक है, therefore you have to bring in some other reason। वो रीजन आप नहीं लिख सकते जो आपने पहले आइडेंटिफाई किया हो या लिखा होगा इन योर इम्पैक्ट। ये याद रखिएगा प्लीज। ठीक है, सो जब कभी भी आप अपने आंसर्स को स्ट्रक्चर कर रहे हो तो उन स्ट्रक्चर करने के दौरान आपको ये चीज जहन में रखनी है कि यार अब ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन से क्या होगा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन से हम ये कर सकते हैं द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ इज इंप्रूविंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन बिकॉज दिस इज गोइंग टू इंक्रीज द सेल्स इन ऑफ द कंपनी and this might create a better image of the company। a better image of the company की बात कर दिया। सही है, so because this will help in developing जस्टिफिकेशन में somehow कहीं ना कहीं से लॉन्ग रन कवर्ड जरूर ले आना। सही है, अब आपका ये पॉइंट इवैल्यूएशन की तरफ चला गया, मीनिंग हर पर्टिकुलर पॉइंट इज गोइंग टू गेट इट्स ओन इवैल्यूएशन, इट्स ओन इवैल्यूएशन। सही है, ये याद रखना। कभी भी आपका कोई भी आंसर इवैल्यूएशंस के साथ, मीनिंग अब आप ये याद रखो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर तकरीबन 6-7 क्वेश्चंस किए थे जिसके सबका कीवर्ड एनालाइज था, और सिर्फ एक वाहिद पहला क्वेश्चन होता है जिसके अंदर हमारे पास इवैल्यूएशंस नहीं करनी होती। उसके बाद जितने क्वेश्चंस हैं सब में इवैल्यूएशंस करनी। एंड देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि अब आपको इवैल्यूएशंस के लिए चीजों को कैसे डेवलप करना है। ठीक है, सो इफ दिस इज सो, अब आपके पास जो कोई भी आंसर आएगा, सही है, फॉर 12 मार्क्स। सही है, आपके पास नॉलेज हो गई 2 मार्क की, एप्लीकेशन हो गई 2 मार्क की,
एनालिसिस हो गया 4 मार्क का और इवैल्यूएशन हो गया 4 मार्क। एकदम से 4 मार्क की इवैल्यूएशन छलांग मार के आएगी। और ये देख सकते हो 10 मार्क के क्वेश्चन के अंदर नॉलेज और एप्लीकेशन 3-3 मार्क की होती थी, और उसका एक एक मार्क उठ के कहां पर आ गया, इवैल्यूएशन के पास आ गया, और इवैल्यूएशन अपने 2 नंबर लेकर आया। मीनिंग ये जो 4 मार्क है ना, ये 4 मार्क कैसे डेवलप हो रहे हैं, ये बेसिकली ऑलवेज रिमेंबर जो भी कोई इवैल्यूएशन होगी ना, दैट इज गोइंग टू बी 2+2। सही है। अगर ये इवैल्यूएशन का स्कोर जो है वो 6 मार्क का है तो 4+2, अगर ये 8 मार्क की इवैल्यूएशन है तो 6+2, अगर ये 10 मार्क की इवैल्यूएशन है तो 8+2। +2 जरूर आएगा, क्यों? क्योंकि ये +2 जो है ना, ये जो 2 नंबर है, आखिरी वाला 2 नंबर है, ये किसके लिए? ये है आपके कंक्लूजन के लिए। ये 2 मार्क कंक्लूजन के रखे होते हैं। मीनिंग जब आप एनालिसिस का क्वेश्चन करते थे तो अपनी बात बीच में ही छोड़ के खत्म कर देते थे, आंसर एंड नहीं करते थे, बस एडवांटेज समझाया, डिसएडवांटेज समझाया और खत्म कर दिया, कंक्लूजन तो दिया नहीं। अब कंक्लूजन आएंगे और कंक्लूजन के 2 मार्क देंगे, ये याद। ठीक है। सो आपके पास अब जो आपका स्ट्रक्चर बना है वो क्या है? वो स्ट्रक्चर इस तरह से बना है कि आपके पास पैराग्राफ 1 could be the definition paragraph, ठीक है। पैराग्राफ 2 would be your point 1, उसका केस से लिंक, उस पर्टिकुलर पॉइंट का इम्पैक्ट ए, देन इम्पैक्ट बी, और उसके साथ आपका जस्टिफिकेशन, जजमेंट एंड जस्टिफिकेशन। ये चीज अब आपका आंसर का पहला पैराग्राफ खत्म करेगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सर हम एंड में सबको इवैल्यूएट कर दें, नहीं, डू नॉट डू दिस, नेवर डू दिस, दिस इज नॉट द वे ऑफ डूइंग। सही है। इसी तरह से फिर आपका पैराग्राफ 2 जाएगा, पॉइंट नंबर 2, लिंक विद द केस, इम्पैक्ट ए, इम्पैक्ट बी, J1 J2। इसी तरह से आपका पैराग्राफ नंबर 4 जाएगा, पॉइंट नंबर 3 प्लस लिंक प्लस इम्पैक्ट ए, इम्पैक्ट बी, J1 एंड J2। आमतौर पे जो आपके 12 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, याद रखिएगा उन 12 मार्क के क्वेश्चंस के अंदर आपको कम से कम 3 पॉइंट्स की बात करें, कम से कम, और मैक्सिमम 4, क्योंकि आमतौर पे वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तौर पर बात कर लेते हैं। सो ये चीज प्लीज ध्यान में रखिएगा कि कम से कम आपको 3 पॉइंट्स के बारे में बात करनी पड़ती है, वरना 4 को। ठीक है। और अभी हम जिस तरह से कैलकुलेशन की तरफ आएंगे, तो कैलकुलेशंस का कैलकुलेशंस की तरफ आएंगे, तो कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस आमतौर पे 12 मार्क के आते हैं। ठीक है। पेपर 3 के जो क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कैलकुलेशंस आती है, वो 6-6 मार्क की आती है, और उसका जो कैलकुलेशन का पार्ट होता है ना, वो असल में 12 मार्क। ठीक है। सो 12 मार्क के पुराने पेपर्स के अंदर, वैसे पुराने पेपर्स का ही क्वेश्चन मैं आप लोगों को भी दूंगा टू स्टार्ट ऑफ, ताकि हम लोग जो हैं वो बॉस्टन मैट्रिक्स हमारा खत्म हो गया है, हमारे पास सिर्फ एक टॉपिक रह गया है कोर कॉम्पिटेंसी का, उसका क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करता। कोर कॉम्पिटेंसी का क्वेश्चन अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो 20 मार्क के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए हमारे पास अभी उसका क्वेश्चन नहीं है कोर कॉम्पिटेंसी का। फिर हम लोग बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। जब हम वहां पर आएंगे ना, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के ऊपर, या उसका टॉपिक है, वहां पर हमारे पास बेतहाशा क्वेश्चन है 12 मार्क के, तो उस वक्त हम ये बात कर रहे हैं। ठीक है। एंड देन दिस इज बेसिकली द बेसिक एलिमेंट है, आपको कम से कम 3 पॉइंट्स से जाना है, कम से कम। ठीक है। कैलकुलेशन वाले को हम लोग अलग तरीके से हैंडल करते हैं, कम से कम 3 पॉइंट्स से जाना। ठीक है। एंड देन वी बेसिकली हैव आवर फाइनल पैराग्राफ फॉर कंक्लूजन। कंक्लूजन इंक्लूड्स फाइनल वर्डिक्ट, सही है, एंड इट्स final verdict overall, what is good, what is bad, what you like, what you dislike, and so on and so forth, इस तरह की चीज। ठीक है। तो ये वो तमाम तर चीजें हैं जिसको जहन में रखते हुए आप लोगों ने अपने आंसर्स को स्ट्रक्चर करना है, और स्ट्रक्चर करने के लिहाज से आपके पास जो कोई भी एलिमेंट आपके सामने होगा, उस एलिमेंट को आपने उसको डेवलप करना है। ठीक है। सो अब जरा मार्क्स को देख लेते हैं कि मार्क्स डेवलप कैसे है। ये तो याद रखो कि ये जो आपके पास आखिरी डब्बा था, ये जो आपका आखिरी डब्बा है,
इसने आपको दिए हैं इवैल्यूएशन का स्कोर। ये तो इवैल्यूएशन, ये जो आपके पास डेफिनेशन है, ये जो आपके पास पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे क्या है आपके पास, आपकी नॉलेज है। ठीक है, ये जो आपके पास जितना भी आप लिंक की बात कर रहे हैं, ये क्या है आपके पास, आपकी एप्लीकेशन। ये जितने भी आप बात कर रहे हैं, इम्पैक्ट ए और बी की बात कर रहे हैं, ये क्या चीज है आपके पास, आपका एनालिसिस है। ये जो आप J1 J2 की बात कर रहे हैं, ये क्या आपके पास, ये बेसिकली आपके पास है इवैल्यूएशन। ठीक है, सो अब देखो हमारे पास कितनी सारी इंस्टेंसेस एग्जिस्ट कर रही हैं। सो अगर मैं बात करता हूं इन टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर डब्बा, ये डब्बा मुझे दिलवाएगा ई के 2 नंबर, सही है। ये डब्बा मुझे दिलवाएगा ए के 4 नंबर। ठीक है, आपके पास एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के मुझे 2 इंस्टेंसेस चाहिए, तो मुझे पास, मेरे पास ये मुझे दिलवाएगा एप्लीकेशन का 1 नंबर और ये मुझे दिलवाएगा एप्लीकेशन का दूसरा नंबर। ये वाली एप्लीकेशन जो है ना, ये असल में कोई नंबर दिलवा नहीं रही, लेकिन करनी लाजमी करनी, याद रखिएगा। एप्लीकेशन के बगैर एनालिसिस हो सकती है, एप्लीकेशन के बगैर इवैल्यूएशन नहीं हो सकती। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे इवैल्यूएशन का स्कोर उठाना, और इवैल्यूएशन का स्कोर उठाने के लिए मेरे पास लाजमी है कि उसको अप्लाई होना लाजमी है। अप्लाई नहीं होगा ना तो इवैल्यूएशन नहीं हो सकती, सही है। इस वजह से ये जो मैंने जजमेंट की है, ये जो मेरा पहला डब्बा आया है, सही है, ये पहला डब्बा मुझे इसके इस वाले ने मुझे दिया है ई का 1 स्कोर। ये मेरे पास जो दूसरा आया है, इसने मुझे दिया है ई का दूसरा स्कोर। ये तीसरा डब्बा रह गया है, इसने मुझे दिया है ई का असल में 3rd स्कोर, जो ओरिजिनली इस क्वेश्चन के लिहाज से रिलेटिवली इररेलेवेंट है। समझ आइए बात, रिलेटिवली इररेलेवेंट है। बट व्हाट आई वांट राइट नाउ यू टू, कि आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए आपको 3rd पॉइंट पे जाना है। ठीक है, सो दैट आपके जजमेंट्स के ऊपर आप अपने आप को ट्यून कर सकेंगे, या जजमेंट्स देनी हमें आनी चाहिए, उसकी जस्टिफिकेशन देनी आनी चाहिए। ऑल दीज J2s, सही है, याद रखना, रिमेंबर, ऑल J2s, जितने भी J2 हैं, must be different and should not all J2s must be, सही है, डिफरेंट। एक बात बार बार नहीं करनी जी, इससे भी सेल्स बढ़ जाएगी, उससे भी सेल्स बढ़ जाएगी, तीसरे वाले से सेल्स बढ़ जाएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बेटे कोई और चीज आती है तुम्हें करनी? नहीं सर, सेल्स बढ़ती है सर, सिर्फ और दुनिया में कुछ नहीं बढ़ता। भाई को सिर्फ इतनी बिजनेस आती है, कहते बेटा दोबारा आना पेपर पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इसलिए आपका हमेशा सारे J2s आपके एक आंसर में रहते हुए, एक आंसर में रहते हुए सारे J2s आपके डिफरेंट होंगे। 1 नंबर 2, अगर आपने कहीं पर ये जस्टिफाई किया हुआ कि एम्प्लॉय मोटिवेट होता है और अगले किसी पॉइंट के अंदर लिख दें एम्प्लॉय डीमोटिवेट होता है, तो मैं कहता बेटा हो क्या रहा है। पहले पॉइंट पे तुम बोल रहे हो मोटिवेट हो रहा है, दूसरे पॉइंट में बोल रहे हो तुम डीमोटिवेट हो रहा है, मैं तो हो क्या रहा है सर, दे आर अनसर्टन, ये लॉल। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को इस चीज में डेवलप करना है अपने आप को, सही है। सो ये चीज प्लीज ध्यान में रखिएगा कि ना तो इनको कॉन्ट्रडिक्ट करना है, कि इम्पैक्ट ए और बीस जो हैं वो दोबारा उस पॉइंट के बाद किसी दूसरे पॉइंट पे नहीं आ सकते। आप बार बार एक ही बात नहीं कर सकते, क्योंकि इम्पैक्ट ए और इम्पैक्ट बी हर पॉइंट का डिफरेंट होना चाहिए विद इन द सेम आंसर। ठीक है, इसी तरह से विद इन द सेम आंसर आपका जो J2 है वो सारे डिफरेंट होने चाहिए, और आप लोगों को कम से कम 3 J2s पे बात करनी है। इट इज मोर देन रिक्वायर्ड वाली बात, आई नो दिस इज मोर देन रिक्वायर्ड, क्योंकि दिस इज रिक्वायर्ड इन 16 मार्क्स। असल में ओरिजिनली 16 मार्क्स की अवेलेबिलिटी होती है, लेकिन मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि 12 मार्क्स में भी एक चीज करनी है। ठीक है, क्योंकि इवैल्यूएशन के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा ट्यून इन करना। ठीक, सो दिस इज बेसिकली व्हाट द डिस्कशन इज ऑल अबाउट टुडे। और इफ यू हैव क्वेश्चंस तो वो क्वेश्चन मुझसे आप पूछ सकते हो, अब मुझसे आप क्वेश्चंस पूछो।
सर ऊपर कर दें स्क्रीनशॉट। अच्छा स्क्रीनशॉट। क्या बात बेटा, तुम तो इधर आ जाओ, स्क्रीनशॉट पे ना आ जाना बीच में, तुम भी इधर आ जाओ, स्क्रीनशॉट पे ना। ये ले जी, पूरा लेक्चर आप लोगों के सामने। यू कैन टेक द स्नैपशॉट, फिर इधर आ गए, सही है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव। अब इसमें अगर किसी को कोई इशू है तो वो प्लीज पूछ ले। क्वेश्चन आपको कौन सा अटेम्प्ट करना है वो मैं अभी आपके पास आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, वो मैं आपको एक आध दिन में दे दूंगा, क्योंकि अभी आपके सर पे जो असाइनमेंट है वो आपके 4 क्वेश्चंस की है, पहले वो असाइनमेंट कंप्लीट कर लें और फिर ये आपको गूगल क्लासरूम के ऊपर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, जो 12 मार्क का होगा। केस स्टडी साथ उसके अटैच हो गई, क्योंकि ओरिजिनली जो आपके पास 2014 से लेकर 2019 तक के पेपर्स हैं उस पे पोर्टफोलियो का 12 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, वो पहले आया हुआ है 2013 में आया हुआ है, 2012 के नवंबर में आया हुआ है, लेकिन उसको मैं ढूंढकर आप लोगों को उसकी केस स्टडी साथ में आपको दे दूंगा, सो दैट यू बेसिकली हैव द केस स्टडी एज वेल एज द क्वेश्चन विद यू, ठीक है। अकॉर्डिंगली फिर आप उसका आंसर कर सकते हैं। फाइन, सो दिस इज इट फॉर द क्लास। ओ एक सेकंड प्लीज 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 प्लीज, एक चीज मैं एक चीज बताना भूल गया आप लोगों को। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? बिफोर ये क्वेश्चन, सही है मिंजत, आपने तस्वीर खींच ली बेटे? आर यू डन? यस फाइन, थैंक यू, गुड, ओके। बहुत ज्यादा, एक सेकंड, बगैर कुछ किए। वाह सर वाह, तो 5 दिन लगे बेटे, 5 दिन रह गए रिजल्ट में, कैसा? तो सर मैं भूल गया था, हाउ डेयर आई। तो जी बेटा 5 दिन रह गए, तो 11 को आप लोगों का रिजल्ट आने वाले। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। तो 11 को आपका रिजल्ट आने वाले, सारे के सारे जितने मंत्र सर पता ही नहीं था हमें यार सर, है ना। बस ये मैं डेज तो बता दूं आप लोगों को, क्या ये तो मेरी आदत है, मेरा वो बेंचमार्क है ना कि डेज लिखना। सो या 5 डेज इंशाल्लाह 11th को आप लोगों की क्लास नहीं होगी, 11th को, क्योंकि आप लोग इंशाल्लाह ताला अपने ग्रेड्स ले रहे होंगे और बड़े जबरदस्त आप लोगों के ग्रेड्स आए होंगे, जिसके वाकई आप लोग आपको क्रेडिट नहीं जाता, ये सारा टीचर को क्रेडिट जाता है जिसने इतने अच्छे ग्रेड्स बना के आपके भेजे। तो बट दोस रिजल्ट्स हैव नो वैल्यू। तो है अब ये चीज प्लीज ध्यान में रखिएगा कि मंडे को शायद आप लोगों की क्लासेस ना हो, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे वो शायद रिजल्ट कंपाइलेशन पे लगे हुए हो। ट्यूसडे एंड वेडनेसडे ये 2 हमारी क्लासेस हैं, इसमें हमारी क्लासेस होंगी इंशाल्लाह। थर्सडे को 14 अगस्त आ रही है, तो हम एकदम से पाकिस्तानी बन जाएंगे और इंडियन मूवीज देखेंगे, और फिर फ्राइडे सैटरडे फिर ऑफ है, और उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट फॉलोइंग वीक जो है वो स्टार्ट होगा। तो हमारे पास अब सिर्फ 2 क्लासेस हैं, इन 2 क्लासेस के अंदर हम लोगों ने कोर कॉम्पिटेंसी को खत्म करना है, सही है। एक टॉपिक यानी कि बिफोर राइट आफ्टर योर रिजल्ट हम कोर कॉम्पिटेंसी यानी ट्यूसडे और वेडनेसडे वाली क्लास के अंदर कोर कॉम्पिटेंसी को खत्म करेंगे। इसका कोई क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करता पेपर के अंदर, अभी बता रहा हूँ, कोर कॉम्पिटेंसी का आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ एक्सक्लूसिव, देयरफॉर और आया हुआ भी है तो वो ऐसे में आया हुआ, छोटे क्वेश्चन में नहीं आया, तो अभी हम तैयारी नहीं है उसके लिए 20 मार्क के लिए, ठीक है। तो दैट इज द रीजन, देयरफॉर आप लोगों के साथ असाइनमेंट आप लोगों को थ्रू करना है, 8th इज गोइंग टू बी द डेट, और उसको आप असाइनमेंट दे देंगे, फिर आप लोगों के साथ नेक्स्ट असाइनमेंट डिस्कस किया जाएगा, ठीक है जी। अब आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इफ यू हैव क्वेश्चंस तो आप लोग पूछ सकते हैं, आपने जो दिए होंगे वो ही आएंगे। बेटे जी शायद वो ना आए, अबे सीआईए वालों ने बहुत हरकतें की हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं राबिया की हरकत, तो राबिया को उनकी हरकतों के बारे में बहुत मालूम है, क्योंकि जब राबिया ने सीआईए वालों की हरकतें देखी तो उसने कहा ये तो मेरे जैसी हरकतें कर रहे हैं, तो अब कुछ नहीं हो सकता। Therefore, Rabia knows more than anyone. Any questions regarding Hassan Beg? सही है सर, सही है। हाँ तो सही है ना, तो अच्छा राबिया ये बताना नहीं था किसी को? ओके दैट वाज अ सीक्रेट, सॉरी यार, पहले बता देती मुझे।
मैं सीख, अच्छा भाई किसी ने सुना नहीं, सब के सब इसको अनसुनी कर दो, ठीक है, कि मैंने राबिया के बारे में ऐसी बात की है। राबिया ने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने बिल्कुल सीआई वालों को नहीं पहचाना, ठीक है। आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक। हैप्पी, फाइन जी, इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होती है ऑन द रिजल्ट डे, ठीक है। और इंशाल्लाह आप सबका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा इंशाल्लाह। मुझे कहते हुए भी हंसी आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, ये चीज इट हैपेंस। फाइन जी, इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, एंजॉय।